Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about National Mission on Natural Farming. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to subtopic agriculture. तो करंट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में अप्रूव किया है एक नया स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, यानी कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके रन करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको रन करेगी। इस नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का मकसद होगा केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करना, यानी कि जितना हो सके उतना सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करना, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करना, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को प्रमोट करना। दैट वुड बी द पर्पस ऑफ दिस न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। स्टार्टिंग में पैन इंडिया इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में उन डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाएगा जहां पे फर्टिलाइजर कंजम्पशन ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत के कम से कम 18 लाख फार्मर्स को ट्रेन किया जाएगा। 18.75 लाख फार्मर्स विल बी ट्रेन्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर जीवामृत एंड बीजामृत ऑन देयर ओन। तो जीवामृत और बीजामृत होता क्या है? देखिए, जीवामृत और बीजामृत ये नेचुरल फार्मिंग करने के लिए फॉर्मुलेशंस होते हैं जिसको डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सुभाष पालेकर साहब ने। इसमें ये तमाम चीज़ें लगती हैं, काऊ डंग, काऊ यूरिन, ऑर्गेनिक जैगरी, चिकफी फ्लोर, फार्म सॉइल। तो इस तरीके से जीवामृत या बीजामृत में भी मोरलेस यही कॉम्पोजिशंस लगते हैं। तो पूरी तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से एक वेस्ट की तरह रिलीज होते हैं। उन्हीं से ये नेचुरल फार्मिंग फॉर्मुलेशंस बनाए जा सकते हैं जो फर्टिलाइजर का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो सुभाष पालेकर साहब जो इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये जीवामृत और बीजामृत को बनाने के तरीके डेवलप किए इन राइट कॉम्पोजिशन, और इसी के साथ उन्होंने एक नया तरीका, नया मेथड डेवलप किया जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। आप फार्मिंग कीजिए बिना खर्चे के। जीरो बजट मतलब बिना खर्चे के। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फर्टिलाइजर। तो नेचुरल फार्मिंग भी हो गई, खर्चा भी कम हो गया। इसी तरीके के एग्रीकल्चरल मेथोडोलॉजी को कहा जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो डेवलप किया सुभाष पालेकर साहब ने, जिसके अंतर्गत जीवामृत और बीजामृत बनाया जाता है। और वही जीवामृत और बीजामृत कैसे बनाया जाता है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी 18.75 लाख फार्मर्स को अंडर दिस इनिशिएटिव नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये मिशन को लाया गया है अंडर अ स्कीम दैट इज ऑलरेडी बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2015 में, जिसका मेन मकसद है, जो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग को प्रमोट करना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का मेन मकसद ही है ट्रेडिशनल फार्मिंग, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना। और ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, दिस वाज लॉन्च्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये तीनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्रीलिम्स में तो कुछ भी आ सकता है। तो भारत सरकार की एक इनिशिएटिव ही नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंतर्गत स्कीम लाया गया परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसका मकसद है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आई होप अभी तक क्लैरिटी है। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमने दे रखा है।
Attempt this question and submit the answer in the comment section. एक सिंपल सा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे मैं आपको बहुत लंबे सवाल आंसर राइटिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ, 15 मार्कर नहीं दे रहा हूँ, 10 मार्कर के ही दे रहा हूँ, 150 वर्ड्स वाले। रिक्वेस्ट है जब तक नोटिफिकेशन एग्जाम का नहीं आता है तब तक डेली एक आंसर लिखते रहिए, 120 वर्ड्स लिखते रहिए। सिंपल सिंपल ही सवाल है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, बस डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है। सवाल यही है ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान, करंट एक दो स्कीम्स वगैरह लिख देने हैं, हो गया जवाब तैयार। सो कीप ऑन राइटिंग एटलीस्ट वन आंसर अ डे। Next topic is about HIV and biomedical waste. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to health segment. HIV समझते हैं, ये एक बड़ा ही खतरनाक तरीके का वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं CD4 सेल्स, शॉर्ट में उनको टी सेल्स भी, अलग आप तरीके से उनको जनरल भाषा में टी सेल्स भी कहते हैं। तो टी सेल्स या CD4 सेल्स को अटैक करता है ये वायरस, जिस कारण से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और हम किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लायक नहीं बचते हैं। तो जब एक बार HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, तो इससे जो होने वाली बीमारी है उसको कहा जाता है एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी बॉडी फाइट नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो इंसान काफ़ी बीमार पड़ने लगता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो जाती है। तो HIV वायरस का नाम है और उससे होने वाली बीमारी का नाम है एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो HIV वायरस है वो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इन्फेक्टेड इंसान तक ट्रांसमिट होता है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड, सीमेन या ब्रेस्ट मिल्क। तो HIV ट्रांसमिशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स या सिरिंज, जो यूज्ड सिरिंजेस होते हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए और उस पर पहले से उसका इस्तेमाल किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन ने किया हुआ है, तो फिर जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो यूज सिरिंज का इस्तेमाल करता है तो उसको भी HIV इन्फेक्शन हो सकता है और फिर उसके बाद एड्स हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इससे भी HIV फैल सकता है और एड्स हो सकता है। एंड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी HIV फैल सकता है। अगर मदर इज इन्फेक्टेड विथ HIV, उनको एड्स हो रखा है, तो बच्चे को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली एड्स हो सकता है या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से भी HIV फैलता है और फिर बच्चे को भी एड्स हो सकता है। HIV का कोई ट्रीटमेंट तो पूरी तरह से है नहीं, मतलब क्योर तो पूरी तरह से है नहीं, बट उसको ट्रीट करके मैनेज किया जा सकता है आज के डेट पे। तो देर इज नो क्योर बट इट इज ट्रीटेबल, मैनेजेबल। अब एक बार जरा देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट्स के बारे में और फिर इस करंट आर्टिकल पे आएंगे। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट जैसा नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैब से आने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कहा जाता है बायोमेडिकल वेस्ट। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे बैंडेजेस, ग्लव्स, इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प आइटम जैसे कि नीडल, सिरिंजेस, बॉडी पार्ट्स ऑल्सो जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन या इवन ब्लड सैंपल्स, मेडिसिन्स, लेफ्ट ओवर मेडिसिन्स या केमिकल्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड ऑल सच थिंग्स कलेक्टिवली आर नोन एज बायोमेडिकल वेस्ट। अब HIV और बायोमेडिकल वेस्ट का आपस में इंटर रिलेशन है। अगर इस तरीके के बायोमेडिकल वेस्ट को डंप कर दिया जाए इन अनसाइंटिफिक मैनर, तो हो सकता है कि इसमें से कोई सिरिंज, कोई ग्लव्स किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड को कैरी कर रहा हो और फिर वो एक अनइन्फेक्टेड इंसान तक पहुंच सकता है और उसको भी बीमार कर सकता है। तो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्पेल्स, जिससे सर्जरी वगैरह की जाती है, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इट में लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। जैसे नीडल से तो हो ही सकता है, नीडल पे अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड है थोड़ा सा भी, उसको अगर आप इस्तेमाल करोगे सिरिंज को, तो फिर आपको भी HIV हो सकता है।
अगर किसी, मान लीजिए कि बैंडेज पे, ग्लव्स पे किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड है और आपके बॉडी पे अगर कोई भी ओपन वुंड है, तो वहां पे अगर उस इन्फेक्टेड इंसान का बॉडी फ्लूइड लग गया ना, तो वो ओपन वुंड के थ्रू वो बॉडी फ्लूइड ऑफ दैट इन्फेक्टेड पेशेंट कैन ट्रांसमिट एचआईवी वायरस इनटू योर ओन बॉडी ऑल्सो। तो ये खतरा है बायोमेडिकल वेस्ट का, अगर अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल किया गया तो एचआईवी का फैलने का खतरा हो सकता है। अब ये जो एचआईवी वायरस है और इससे होने वाली जो बीमारी है, इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया साल 1983 में, 1983 में। इसको दो अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको एक साथ आइडेंटिफाई किया। तो फ्रांस में लुक मॉन्टैग्नियर और अमेरिका में रॉबर्ट गैलो, दोनों अपना इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे थे, एंड बोथ ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम गेव एविडेंसेस कि एक नए तरीके का वायरस आ गया है जो इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है, उसकी इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से कमज़ोर कर सकता है। तो फ्रांस और अमेरिका के साइंटिस्ट अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्क में उन्होंने एचआईवी वायरस की बात की। उसके बाद पूरे दुनिया भर में एचआईवी वायरस को लेकर के बहुत ज़्यादा डर का माहौल फैल गया था। उन दिनों तो ऐसा लगता था कि एचआईवी का मतलब डेथ सेंटेंस, एचआईवी हो गया तो मतलब मरना तय है। और ऐसे हालात में जब अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट्स जो डिस्पोज हो रहे थे, उसको लेकर के लोग काफ़ी घबराने लगे। कैसे कोरोना के टाइम में स्टार्टिंग में हम लोग कितना घबराते थे, अलग अलग तरीके से चीज़ें करते थे हम लोग, कि कोई प्लास्टिक टच भी कर दिया, प्लास्टिक बैग भी टच कर दिया तो भी शायद से कोरोना फैल सकता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि 1980s में एचआईवी को लेकर के काफ़ी डर का माहौल था। और उसी टाइम में एक इवेंट हुआ था 1987 में, सिरिंज टाइड्स इन द यूएस। हुआ क्या कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनका जो लॉन्ग बीच है वहाँ पे एक बार बीच में काफ़ी सारा बायोमेडिकल वेस्ट एक साथ कलेक्ट होकर के उनके ऑफशोर रीजन में वहाँ पे कलेक्ट हो गया। तो मतलब लोग जो हैं बायोमेडिकल वेस्ट डंप करते हैं, अल्टीमेटली जाकर के ओशन में मिल जाता है। अब ओशन ने उस बायोमेडिकल वेस्ट को वापस से कलेक्ट करके शोर पे जाकर के डंप कर दिया। तो एकाएक से देयर वाज अ टाइड ऑफ, यू मे से, सिरिंजेस, जिसको देख करके लोग पूरी तरह से घबरा गए कि अरे इतना सारा हम बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज करते हैं क्या। और बच्चे खेल रहे हैं, मान लीजिए बीच एरिया में लोग घूम रहे हैं, तो लोगों को डर हुआ, इस तरीके के सिरिंजेस जो हैं वो फैल गए, किसी के पाँव में चुभ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एचआईवी फैल सकता है। तो हर जगह पूरा एकदम टर्बुलेंस का माहौल हो गया। देखिए अखबारों में भी छपा, बीच मेडिकल वेस्ट, सिरिंज टाइड इसको नाम दिया गया। अब सिरिंज टाइड वाले इवेंट के बाद तो 1983 में वायरस, एचआईवी वायरस को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया। 1987-88 में सिरिंज टाइड वाली इंसिडेंट हुई और उसके तुरंत बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक सख्त कानून बनाया विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसका नाम रखा गया मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग एक्ट ऑफ 1988, दैट एम्ड एट क्लियरली आइडेंटिफाइंग नॉर्म्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ मेडिकल वेस्ट। भारत में भी इस डायरेक्शन में काम हुआ। देखिए भारत के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या नियम है। एक तो नियम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग से नहीं है, इट्स अ जेनरिक लॉ विच डील्स विथ एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स इंक्लूडिंग बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के फिर स्पेसिफिक कानून बना 1998 में, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, और उसके अंतर्गत रूल्स भी रिलीज किए गए, जहाँ पे हॉस्पिटल से आने वाले जो वेस्ट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया गया और अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए कि मान लीजिए बैंडेज वगैरह है, ह्यूमन वेस्ट, फीकल कंटेंट वगैरह है, बॉडीली फ्लूइड है तो ये येलो डंप में जाएगा। कॉन्टामिनेटेड वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग, बॉटल्स हैं तो ये रेड कलर के डंप में जाएगा। स्कैल्पेल्स, ब्लेड्स, नीडल्स, मतलब शार्प आइटम है तो वाइट कलर में जाएगा। ग्लास रिलेटेड आइटम है तो ब्लू कलर के डंप में जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग रूल्स बनाए गए, एक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स बनाए गए बायोमेडिकल वेस्ट को टैकल करने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट को टैकल करने के लिए सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट लेवल पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को पूरी पूरी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट को
ठीक तरीके से टैकल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कई तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग HIV फैल सकता है। बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को और अपडेट किया गया साल 2016 में। ये कलर कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल साल 2016 के अंतर्गत ही लाया गया है। तो ये आर्टिकल जैसे कंक्लूड होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको कवर करते हैं। एस्से राइटिंग में बहुत काम आ सकता है। देखिए, ये आर्टिकल कहता है कि हर एक क्राइसिस अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ बेहतर करने की। फॉर एग्जाम्पल, दिस बायोमेडिकल वेस्ट का जो इंसिडेंट था, जो सिरिंज टाइड इवेंट था, और साथ ही साथ HIV का जो डर था लोगों के अंदर, पैरानॉइड सिचुएशन जो था, वो एक तरीके की क्राइसिस थी, एंड दैट लेड टू framing up of laws that helped in managing biomedical waste in a very scientific manner. So, every crisis is an opportunity for progress. This story of biomedical waste management also reminds us of the same idea that progress often emerges from the depth of crisis. तो जब भी क्राइसिस होती है तभी जाकर के हम कुछ नए सॉल्यूशंस की तरह ढूंढते हैं। प्रोग्रेस तभी आता है जब कहीं ना कहीं क्राइसिस लाइक सिचुएशन होता है। तो दिस स्टिग्मा, फियर एंड ट्रेजेडी एसोसिएटेड विद HIV एंड एड्स लेड टू अ क्लीनर, सेफर हेल्थ केयर एनवायरमेंट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कोट है विंस्टन चर्चिल का, फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे राइटिंग में कहीं आप कंक्लूजन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। तो जब भी जीवन में आपके कोई विपरीत परिस्थिति आए, डिफिकल्ट सिचुएशन आए, क्राइसिस लाइक सिचुएशन आए, तो उसको वेस्ट ना होने दीजिए। उस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से आप इमर्ज होइए इन फ्लाइंग कलर्स, और फिर देखिए आप और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। दैट इज़ द कोर आइडिया, नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट। कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे राइटिंग में इस आइडिया को। इस सीधा सीधा तो इस टॉपिक से नहीं, बट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शनिंग पे मैंने ये प्रश्न दे रखा है। आपने या तो एनवायरनमेंट क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो थोड़ा खुद भी रिसर्च करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके। तो आज के आर्टिकल्स बीमारियों पे ही चल रहे हैं। एक ही पेज पे द हिंदू के दोनों आर्टिकल्स आए हैं, पेज 10 पे, कैंसर से संबंधित और एड्स से संबंधित। तो अब कैंसर के बारे में देखते हैं। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कैंसर में क्या होता है? ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे हमारे बॉडी के खुद के सेल्स मलिग्नेंट हो जाते हैं, मतलब डेंजरस हो जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बॉडी के दूसरे सेल्स को मारने लगते हैं। तो ऐसे कैंसरस या मलिग्नेंट सेल्स को हमारे बॉडी से अलग करना बहुत ज़रूरी है, उनको रोकना ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे बॉडी के सारे सेल्स को वो मार देंगे और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाएगी। तो कैंसर ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला तरीका, जो बेसिक तरीका डेवलप किया गया, वो था सर्जरी। कि वो कैंसरस सेल या मलिग्नेंट सेल्स या ट्यूमर कह लीजिए, उसको सर्जरी के मदद से हटा दिया जाए, बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। बट ये उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है सर्जरी, क्योंकि देर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ रीजेनरेशन ऑफ द कैंसरस सेल, ये जल्दी खत्म नहीं होते। फिर और इससे बेहतर तरीके निकाले गए, रेडियोथेरेपी, जहाँ पे रेडिएशंस की मदद से कैंसरस सेल को मारने की कोशिश की जाती है। इम्यूनोथेरेपी, जहाँ दवाइयों की मदद से इंसान के, यानी कि पेशेंट के बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपने इम्यूनिटी की मदद से ही उस कैंसरस सेल को मार सके, काउंटर कर सके। एंड कीमोथेरेपी, जहां बाहर से दवाइयां दे करके कैंसरस सेल को सीधा सीधा मारने की कोशिश की जाती है। तो कीमोथेरेपी में दवाइयां दी जाती हैं कैंसरस सेल को मारने के लिए, इम्यूनोथेरेपी में भी दवाइयां दी जाती हैं, बट कैंसरस सेल को मारने के लिए नहीं, बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि वो कैंसरस सेल से फाइट कर पाए। आजकल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका डेवलप हुआ है कैंसर से ट्रीटमेंट का, वो है कैर टी सेल थेरेपी। कैर टी सेल थेरेपी में हमारे बॉडी के खुद के टी सेल्स, अभी पिछले आर्टिकल में भी हमने देखा कि टी सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो बॉडी के खुद के टी सेल्स को थोड़ा सा अपडेट करके
टी सेल्स को ऐसे हमने डेवलप कर दिया कि वो हमारे बॉडी के अंदर के कैंसरस सेल से फाइट कर पाए। तो इसको कहा जाता है कार टी सेल थेरेपी। आप कहने को कह सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी का ही एडवांस्ड वर्जन है ये कार टी सेल थेरेपी, जहां हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जहां पे हमारे टी सेल इम्यूनिटी के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है टी सेल, उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट के अंदर मलिग्नेंट सेल हो गया, कैंसरस सेल हो गया, तो उससे फाइट कर पाए। तो थोड़ा और समझते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दिस कार टी सेल थेरेपी, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी वर्क्स। उसके लिए पहले आप समझिए कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सेल्स, ब्लड में अलग, ब्लड भी तो अल्टीमेटली बॉडी सेल्स ही हैं। तो ब्लड सेल्स के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, विच इंक्लूड्स हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट बॉडी सेल्स और वहां से फिर CO2 को लाता है इन ऑर्डर टू गेट इट एक्सहेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो ब्लड सेल्स में आरबीसीज भी होते हैं, उसके अलावा प्लेटलेट्स भी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। जब कोई चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए, तो क्लॉटिंग में मदद करते हैं ताकि ब्लड का प्रोफ्यूजली फ्लो ना हो। तीसरे होते हैं WC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें से जो लिम्फोसाइट होता है वाइट ब्लड सेल का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बिहाइंड आवर इम्यून सिस्टम। और इसके अंदर भी दो सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स आर बी सेल्स एंड टी सेल टाइप। तो लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड आवर इम्यून सिस्टम विच इज पार्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल। और लिम्फोसाइट सेल्स भी दो तरीके के होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब ये लिम्फोसाइट का जो टी सेल है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। इट कैन बी मॉडिफाइड in such a manner that it can become powerful to fight the cancerous cell. इस तरह के जो मॉडिफाइड टी सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है कार टी सेल्स, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स। तो पेशेंट के बॉडी से पहले ब्लड निकाला गया, ब्लड से WBC सेपरेट किया गया, WBC से लिम्फोसाइट सेपरेट किया गया, लिम्फोसाइट से टी सेल निकाला गया, उस टी सेल को एक्टिवेट किया गया विथ काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो ये है टी सेल, उस टी सेल में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स लगाए गए और उसकी फिर मल्टीप्लाई किया गया उसको इन द लैब, उसकी संख्या बढ़ाई गई, ग्रो मिलियंस ऑफ कार टी सेल, और फिर वो कार टी सेल को वापस से पेशेंट के बॉडी में डाल दिया गया। अब वो कार टी सेल जो है वो कैंसरस सेल के ऊपर अटैक करके कैंसरस सेल को मारने लगता है, जिससे इंसान का इलाज हो सकता है अगेंस्ट कैंसर। तो ये नया तरीका है कैंसर से लड़ने का, स्पेशली अलग अलग तरह के कैंसर जैसे लिम्फोमा या ल्यूकेमिया, इस तरह के कैंसर में फाइट करने के लिए कार टी सेल इज वेरी इफेक्टिव। ये बी सेल और टी सेल के ऊपर यूपीएससी ने साल 2022 में ये फिल्म्स में प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो टूरिज्म मार्ट हर साल अलग अलग जगहों पे कराया जाता है, जैसे पिछले साल कराया गया था शिलोंग में। इस साल 12 टूरिज्म मार्ट हैज बीन कंडक्टेड एट काजीरंगा। तो इसलिए एपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी एपीएससी में कहीं आंसर राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर टूरिज्म पे प्रश्न आए तो। 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वाज हेल्ड एट काजीरंगा। इस टूरिज्म मार्ट वाज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन वाले पॉइंट्स थे फॉर टूरिस्ट ड्यूरिंग द 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट वाज काजीरंगा नेशनल पार्क, सेरेदो मैदान, टी स्टेट्स एंड ऑल। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि 12th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कहाँ कराया गया। ऑफ कोर्स आपको तो जवाब पता ही है, पिछले साल कराया गया था 2023 में। इट वाज कंडक्टेड इन शिलोंग। कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। मैंने आपको कहा था कि एसटी और ओबीसी कैटेगरी में ये रिलीजन बेस्ड बार अप्लीकेबल नहीं होता। एमजी नरेगा एनी एडल्ट मेंबर इज एलिजिबल, इसमें कोई बीपीएल वगैरह कैटेगरी नहीं चाहिए। आखिर एमजी नरेगा में अप्लाई कौन करेगा, जो गरीब होगा वही तो करेगा, इसलिए उसमें बीपीएल की कैटेगरी अलग से डाली नहीं गई है। एनी एडल्ट मेंबर कैन अप्लाई। इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है, टैक्स इवेजन इज नॉट लेजिटिमेट वे, इट इज इलिजिटिमेट वे। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट रिलीजन, इट इज एसोसिएटेड विथ हिंदू रिलीजन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।